तो नमस्ते गाइस। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ महाराष्ट्र बोर्ड 2021 के लिए ये 2021 का पेपर की सॉल्यूशंस क्या खाली वो सॉल्यूशंस क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट नहीं सॉल्यूशंस क्या खाली वो सॉल्यूशंस क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट नहीं मैं सारे चैप्टरों का रिवीजन कराऊंगा, जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, एलपीपी, बायनोमियल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लॉजिक, मैट्रिसेस, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराऊंगा इसी क्वेश्चन पेपर से। इसी क्वेश्चन पेपर नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करते जाऊंगा। अब मैंने महाराष्ट्र बोर्ड मार्च 2020 का पेपर उठाया, उसकी तरह मैं और भी पेपर लेते जाऊंगा 2019, 20। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो हम लोग ने आपके लिए लाई है, जो महाराष्ट्र बोर्ड 2020 का बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग के साथ सारे चैप्टरों का रिवीजन, ये मैंने मेरे टाइम में बोर्ड्स के टाइम पे किया था। जो कि अभी आपको मैं पहले मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है कृष्णा दवे। और जो मेरी बोर्ड्स में आप परसेंटेज जानना चाहते हैं, तो मेरे बोर्ड्स के परसेंटेज थे 12th HSC 2020 में 85.54%। तो हमने किस तरीके से पढ़ा, ज़्यादा अच्छे परसेंटेज भी नहीं थे, पर डिसेंट परसेंटेज थे, एक डिसेंट परसेंटेज है। कम पढ़ाई करके भी मैंने ना ही 15 घंटे पढ़े, ना ही 14 घंटे पढ़े, ना ही 10 घंटे भी पढ़े दिन में। बस मैंने दिन में कुछ 4-5 घंटे पढ़े, पर इस 4-5 घंटे में भी हम लोग कितने ऐसे परसेंटेज ला सकते हैं। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए 60% 70% भी बहुत टफ पड़ रहा है, उनके लिए जो वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर सॉल्विंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिविजन ऑफ चैप्टर थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। पहले मैंने भी टेक्स्ट बुक्स रीड करी। टेक्स्ट बुक्स रीड हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। टेक्स्ट बुक्स हम लोग पढ़ने जाते, 1 पेज पढ़ते, 2 पेज पढ़ते, 3 पेज पढ़ते। मैथ्स का उठा लो तो 1 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। सारे मैथ्स टेक्स्ट बुक है तो सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो अपने पास 1 महीना बचा है। पहले हमने भले ही पढ़ाई नहीं करी होगी, अभी तो 1 महीना बचा है। तो अभी जो हम लोग फटाफट सारे चैप्टरों का रिवीजन क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू कैसे करना है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ज़रूरत क्या होगी इस वीडियो में, कि आपको पहले से कुछ पढ़ करके आना होगा? नहीं, कोई कुछ भी पढ़ के नहीं आना है आपको बस ये वीडियो को साथ आपको बस ध्यान से देखना है। आपको किसी स्ट्रेटेजी अपना रहा हो, यही आप फिजिक्स में अपनाओ, यही आप केमिस्ट्री में अपनाओ। और आपको सारे टिप्स भी देते जाऊंगा मैं। वैसे मैं 2020 का स्टूडेंट हूँ। अब मैंने यही पेपर अटेम्प्ट किया था मार्च 2020 का मैथ्स का, और इसमें मेरे स्कोर थे 98 आउट ऑफ 100। आप देख सकते हैं मेरे मार्कशीट में देख सकते हैं। मैं अभी बताया तो नहीं हूँ, पर आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। पर मेरे मार्क्स थे 98 आउट ऑफ 100। इसमें 2 मार्क्स मेरे चले गए थे, कोई फॉर्मूला में मैंने मिस्टेक कर दी थी, फॉर्मूला में मैंने गलत वैल्यूज डाल दी घाई में, तो ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो आप ऐसी सिली मिस्टेक्स में मार्क्स ना गवाए। तो ये मेरे स्कोर थे 98 आउट ऑफ 100। तो आप लोग जो मैथ्स में डिफ़िकल्टीज पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो सोल्यूशंस लेकर के आया हूँ, किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी, वो तरीका आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते, ज़्यादा बकबक नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये मैंने वेदांतु से पेपर डाउनलोड किया महाराष्ट्र बोर्ड 2020 का। तो आपको बता दूं, आपको महाराष्ट्र बोर्ड 2021 के लिए आपका पोर्शन अलग है, थोड़ा सिलेबस में थोड़ा चेंज है, नया पोर्शन आया, नई बुक आई है। तो आपको बता दूं, मैं एक बात बता दूं कि जो महाराष्ट्र बोर्ड का 2021 और 2021 के पेपर के सिलेबस में अगर बोलूँ सिमिलरिटी, तो 80% सिलेबस सेम है। 80% सिलेबस सेम है आपका। और जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है, उस सबको मिला के 80% आपका सिलेबस सेम है। तो आपको 80% और जो 20% अलग है, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। मैं इसमें से हटा दूंगा, मैं आपको चुन के हटा दूंगा, क्योंकि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप क्वेश्चंस को देखो कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं है। तो मैं ये आपके लिए अलग कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, कट कर दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और जो पैटर्न है पेपर का, 2020 का पेपर का पैटर्न है, वही 2021 का पैटर्न है। ये बात भी आप जान लो कि जो 2020 का पेपर पैटर्न है, वही सेम 2021 का पेपर पैटर्न है। हालांकि 2019, 2018 वो सब के पेपर पैटर्न अलग है, पर जो 2020 का पेपर पैटर्न है, वही सेम 2021 का पेपर पैटर्न है। तो कैसा पेपर पैटर्न है? पेपर पैटर्न के साथ जाते हैं, पहले सेक्शन ए में आपके 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, जो कि 16 मार्क्स के हो गए। तो हम लोग पहले इसी के साथ सेक्शन ए को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी का भी लाऊंगा, सेक्शन सी का भी लाऊंगा, सेक्शन डी का भी लाऊंगा। आप सेक्शन ए को एक बार अच्छे से देख लो, आपको समझ जाएगा मैं किस तरीके से सारा चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी एमसीक्यू से। और एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करने हैं एग्जाम में। आपको एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। फॉर ईच एमसीक्यू करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलॉन्ग विद इट्स अल्फाबेट। आप ए ऑप्शन लिखो खाली, मतलब आपका समझो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर मान लो, पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मान लो ये है, बी है। तो आपने कैसा अटेम्प्ट करना है आपके फुल स्केप पेपर में? वो फुल स्केप पेपर ही है, तो आपको फुल स्केप पेपर में ऐसा अटेम्प्ट करना है। ए पहला का ऑप्शन ए, बी पहला क्वेश्चन लिखा, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा लिखा,
और फिर उसका ऑप्शन बी और उसको पूरा वैल्यू लिखना है π/2 ऐसे। सेकंड का ऑप्शन समझो समझो डी है, डी और उसके आंसर है समझो 3, तो 3 ऐसे। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ना कि पूरा क्वेश्चन लिखना फिर उसके अंदर आंसर लिखना है, उसमें आपका टाइम। तो भाई आप लोग तैयार है कि नहीं? पेपर स्टार्ट करें हम लोग सेक्शन ए के साथ। तो आप भी अपनी पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए। जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग स्टार्ट करिए करना। आपको जो नहीं आते उसके कॉन्सेप्ट देखिए। अगर आपको नहीं भी आते, एक भी क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आप मेरे साथ में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस अभी से याद रखना इस क्वेश्चन को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन ए के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ABC इफ A = 2 B = 3 sin A = 2/3 तो एंगल B कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर आपको पता चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल लिखा हुआ है। शायद जिनको ये क्वेश्चन आता होगा वो लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका पहले का फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिख दो। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिनको नहीं आता वो लोग कॉन्सेप्ट्स देखो, जिनको आते हैं वो लोग कमेंट में वीडियो को पॉज करके फॉरवर्ड करते करते कमेंट पे लिख दो, मुझे पता चलेगा कि आप लोग को आते हैं, आप लोग तैयार है बोर्ड के लिए। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो भाई, अब ये पहले मैं क्या बोलने जा रहा था, हाँ मैं बोलने जा रहा था कि ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ABC बोला है तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में भी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। उसमें भी आपके सारे क्वेश्चन डिलीटेड हो चुके हैं, बस बचा क्या है, साइन रूल और कोसाइन रूल। उसके सारे एप्लीकेशन हटा दिए। तो क्या होगा, या तो साइन रूल होगा या कोसाइन रूल होगा। अगर साइन रूल होगा ये, तो देखो इसमें साइन रूल आपका क्या कहता है, आपको याद है साइन रूल क्या कहता है? तो साइन रूल आपका क्या कहता है, देखो ये रहा आपका साइन रूल। अभी कुछ याद आ रहा है, A/sin A = B/sin B = C/sin C। और आपको पता होगा कि ये देखो, ये मान लो ये एंगल A है, ये क्या है, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। तो A का अपोजिट साइड वाला एंगल A, या सॉरी एंगल A के अपोजिट साइड होती है उसको A मानते हैं। एंगल B के अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग B मानते हैं। और जो एंगल C के अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग ये C साइड मानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए हम लोग साइड कैसे लेते हैं और एंगल कैसे लेते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा शायद। A/sin A = B/sin B = C/sin C। अगर जिसको याद नहीं है वो लोग अभी से याद रखना। अगली बार कोई क्वेश्चन दिख जाए कोचिंग के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में, या हम लोग की और भी आगे हम लोग और भी पेपर सॉल्व करते जाए, तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिख जाए तो आपका भी कमेंट आना चाहिए अगर आपको नहीं आता था। तो चलो सॉल्यूशन के साथ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इन ट्राइंगल, ये साइन रूल का क्वेश्चन है, हमको पता चल गया है क्योंकि हमको A की वैल्यूज देके रखी है, B की वैल्यू देके रखी है, A एंगल A की वैल्यू देके, साइन A की वैल्यू देके रखी है और B की पूछ रहा है। तो भाई सीधे से लगा दो। अभी MCQ है, सुनो कोई भी पूछेगा नहीं, आपको फटाक से करो, 2 सेकंड में पीछे बोर्ड के पेपर के रफ वर्क में कर देना काम, कोई भी आपको स्टेप्स नहीं पूछेगा। तो डायरेक्ट मैं भी करने जा रहा हूँ आपके लिए। साइन B = साइन A है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आपके क्वेश्चन के साथ। तो मैं भी डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। साइन B को मैं क्या लिख सकता हूँ, B/A × sin A, है ना। और B की वैल्यू क्या देखे रखी थी, 3, और A की वैल्यू 2, तो 3/2 × 2/3, ये सब कट हो जाएगी। तो साइन B = कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो B कितना आ जाएगा, π/2। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा π/2। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो आपके देखो B ऑप्शन में आपका π/2 आंसर है। तो अभी से याद रखना, आपने साइन रूल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है, 2 मार्क का MCQ भी सॉल्व कर दिया और साइन रूल का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर दिया इतने कम टाइम में। और इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते जा रहा है प्रीवियस ईयर, और क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स भी रिवीजन होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है और C वेक्टर दिया हुआ है। अगर जिसको ये क्वेश्चन आता है वो लोग वीडियो को पॉज करो, मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाना चाहता हूँ। जो लोग एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं उनके ये प्रैक्टिस के लिए, और जो लोग नहीं पढ़े उनके रिविजन, उनके लिए भी है ये क्वेश्चन। उनके लिए भी, उनको पहले 2-3 पेपर करूंगा तो उनको शायद नहीं आएगा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, पर फिर आपको भी उसके बाद आने लगेगा। तो आप लोग भी चिंता ना करिए, और जिनको आता है वो लोग प्लीज़ कमेंट पे वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिख दीजिए, मुझे पता चले कि आप लोग भी कितने लेजेंड हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वेक्टर का दिख रहा है। अब मैं सोचूंगा कैसे इसका आंसर A⁻.B⁻× C करना है। तो अब मुझे, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आता होगा, ये तो कोई बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, और हम लोग बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन। तो देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन।
तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, अगर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आपको कहीं दिख जाए तो आप याद कर लेना, याद मत करना, समझ जाना ये बॉक्स प्रोडक्ट है। क्या है ये? बॉक्स प्रोडक्ट है। इसकी शक्ल अभी अगली बार से आपको कहीं भी दिख जाए तो आप डायरेक्ट बोल देना भैया तू तो बॉक्स प्रोडक्ट है, तू क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट है। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे निकालते, इसको आंसर कैसे निकालते बॉक्स प्रोडक्ट का? तो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे? ए बार के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? A1 A2 A3, फिर बी बार के कंपोनेंट्स लिख दो B1 B2 B3, फिर क्या करोगे? सी बार के कंपोनेंट्स लिख दो C1 C2 C3, बस आंसर आ गया। तो देखते चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो आता ही होगा। तो देखते हैं ए बार के कंपोनेंट्स क्या होते हैं इधर 3 - 1 4। अगर आपको मैं ज़्यादा फास्ट लग रहा हूँ या ज़्यादा स्लो लग रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, मुझे कमेंट करोगे तो खुशी होगी। सब्सक्राइब भले ही मत करना, लाइक भी मत करना, पर कमेंट ज़रूर करना कि मुझे पता चलेगा आपके बारे में। तो आपको अगर वीडियो फास्ट या स्लो लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे पता चले। तो आपका ए बार का कंपोनेंट क्या है? 3 - 4 - 1 4। आपको 2 3 - 1 बी बार का कंपोनेंट 2 3 - 1 और जो सी बार का कंपोनेंट है वो है -5 2 3। क्या लिख दिया भाई मैंने? -5 2 3। अब डिटर्मिनेंट आपको 3x3 का तो सॉल्व करने आता ही होगा, मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ जो है 1 1 10। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करना, पर आता है तो और मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। तो ठीक है, इतना काफ़ी है आप सभी के लिए। तो ये इसका कभी भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोले, कभी भी आपको ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार दिख जाए तो आप समझ जाना बॉक्स प्रोडक्ट है। और बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये देखो, ये ए बार है तो इसके कंपोनेंट लिख दो, ये बी बार है तो इसके कंपोनेंट लिख दो, ये सी बार है उसके कंपोनेंट लिख दो, फिर उसका क्या करते हो? डिटर्मिनेंट निकाल दो। अब मैंने ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, किसके लिखी हुई है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो मैं अभी इसको ये भी जानना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी के क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी था अभी के क्वेश्चन के लिए, पर आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये प्रॉपर्टीज को भी कवर करूंगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्या मैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a 4, 2, 1 एंड b 2 - 1 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन का क्वेश्चन है, ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है। जिनको आता है वो लोग वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो और आगे बढ़ जाओ, और जिनको नहीं आता है वो लोग भी ट्राई तो करो आप। जिनको नहीं आता है ना, जिनको याद भी नहीं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, ट्राई करने से आंसर्स निकलते हैं। थोड़ा कम से कम 40 सेकेंड्स अपने आप को वीडियो को स्टॉप करो आप सभी लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोग ने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, तो मैं आपको सॉल्यूशंस के साथ चल रहा हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए और बी से जो लाइन पास कर रही है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड 1 है जो कि आप MHT-CT में और JEE मेंस में यूज करते आते हैं ये क्वेश्चंस की। हालांकि JEE मेंस में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये MHT-CT एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो MHT-CT जैसे में आप ये ट्रिक यूज करते होगे जो लोग स्टूडेंट्स, और जो लोग नहीं करते मैं उनको बता देता हूँ किस तरीके से। समझो अब ये लाइन की इक्वेशन होगी, कोई भी 4 ऑप्शन में क्या मांग रहा है? कार्टेशियन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ। क्या मांग रहा है क्वेश्चन में? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ। तो उसमें और बोले उसके ऊपर क्या है? पॉइंट से ए पॉइंट है उस लाइन के ऊपर और बी पॉइंट है। तो आपने कोई भी पढ़ा होगा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में, कहीं पे भी यार बचपन में पढ़ा होगा। ये कोई भी लाइन है, उस पर अगर समझो कोई पॉइंट लाई कर रहा है A1, 2, तो वो उसके इक्वेशन में जाके क्या होगा? सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग इस मेथड को बोलते हैं ऑप्शन चेकिंग मेथड। देखो अब ये जो भी चारों ऑप्शन होंगे वो लाइन के इक्वेशन होंगे, चारों में से जो भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक लाइन का इक्वेशन होगा, इसी जो हमको चाहिए। तो वो दोनों पॉइंट्स, कौन से भी ये दोनों पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई कर दिए किसी भी ऑप्शन को, तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो बिना सॉल्व किए, बिना लाइन के इक्वेशन का पता किए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है आपको मान लो ये एक क्या पॉइंट है 4, 2, 1, इसमें डालना है x की जगह पे 4, y की जगह पे 2, z की जगह पे 1। अब अगर तीनों इक्वल आए तो करेक्ट, फिर इसके बाद b चेक करना है।
बी चेक करा, बी भी सेटिस्फाई हो रहा है और ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा बिना सॉल्व किए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको ये भी तरीका बता दूंगा, पर मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे इसको। मैं मेथड 1 यही है कि ऑप्शन चेक करो, ये पॉइंट्स डाल के देखो, ये पॉइंट्स जिसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, वो लाइन का करेक्ट इक्वेशन होगा। ये दोनों पॉइंट सभी में सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन में सेटिस्फाई करेंगे। और जिसका करेक्ट मेथड है, जो स्टैंडर्ड मेथड है, वो मैं बताता हूँ। देखो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको अभी जिनको याद होगा उनकी अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो अभी देख लो, अभी से रिवाइज कर लो, अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मैं तो इसी तरीके से पढ़ता था पूरा। अभी टेक्स्ट बुक पढ़ने जाओ तो बहुत बोर हो जाओ। तो अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, इसको अगली बार से आप अगली बार के लिए तैयार हो गए ना। अभी कभी भी क्वेश्चन दिख जाए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप याद रख लेना। क्या याद रखना, कभी मत भूलना, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब बोलोगे ए बी सी क्या होते हैं भाई? तो ए बी सी होते हैं भैया DRS। क्या होते हैं? DRS क्या होता है? डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ फिर से, रिवीजन के लिए आपका रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? किसी भी लाइन या वेक्टर के कंपोनेंट्स। अभी के लिए इतना याद रखना। DRS के बारे में और भी प्रॉपर्टीज होती है DRS की, वो मैं बाद में बताऊंगा जब यूज होगा। अभी के लिए इतना समझना, किसी का भी अगर DRS पूछा जाए तो उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बता देना। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे वेक्टर मान लो ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए? 1,1,1, तो इसके DRS यही हो गए। समझा? तो अभी के लिए इतना याद रखना, बाद में और भी कॉन्सेप्ट के ऊपर खेलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तो भैया मैंने क्या लिखा? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। किसी ने भी पूछ लिया, याद रखना भैया। अब देखो क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। अब मैं DRS कैसे निकालूँ? ये लाइन है ये ए पॉइंट्स तो यही दिया हुआ था ना, ए और बी 2 पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे थे। हमारे क्वेश्चन में यही था, ए और बी पॉइंट दोनों लाई कर रहे थे इस लाइन पे। तो कैसे निकालेंगे DRS? इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। किसी भी लाइन का वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? समझो ये ए बी लाइन है, इसका वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बी बार माइनस ए बार। ए बी लाइन का वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी बार माइनस ए बार। बी बार क्या है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये इसी लाइन का वेक्टर ही हो गया। अब इसी लाइन का ये वेक्टर है तो उसके DRS क्या हो गए? उसी के कंपोनेंट्स। तो अपना a क्या हो गया? x2 माइनस x1। तो इसी लाइन इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a के जगह पे मैंने क्या लिख लिया? इसका कंपोनेंट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। शायद मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। ये पहला मैंने वीडियो बनाया इसके बोर्ड्स के सॉल्यूशंस के लिए, तो मैं शायद ज़्यादा फास्ट बोल रहा होगा, पर आप लोग समझ रहे होगे। धीरे धीरे स्लो हो जाऊंगा, पर अभी थोड़ा नया हो तो फास्ट चल रही है आवाज़, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से, अगर नहीं समझ रहे तो भी कमेंट करना भाई, पर समझ रहे हो मेरे ख्याल से। तो कैसे मैंने ए को क्या लिख दिया? DRS तो समझ रहे हो ना, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। वैसे ही मैंने y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 लिख दिया इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन हो गया। अब x1 की जगह पे क्या डाल दूंगा? a के पॉइंट्स, a का x कोऑर्डिनेट, y1 की जगह पे क्या डाल दूंगा? y का y कोऑर्डिनेट, z1 की जगह पे क्या डाल दूंगा? a का z कोऑर्डिनेट, फिर x2 की जगह पे क्या डाल दूंगा? b का क्या डालूंगा? b का x कोऑर्डिनेट। वैसे ही सिमिलरली तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला को, तो आप लोग को लगा के मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो a के पॉइंट्स क्या देके रखे? 4, 2, 1 और b के 2, -1, 3। देखो a के पॉइंट्स क्या देके रखे? 4, 2, 1 और b के पॉइंट्स देके रखे 2, -1, 3। तो हम अभी इसी फॉर्मूला में इसको अप्लाई करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 4 अपॉन x1 की जगह पे 4, x2 माइनस x1 क्या होगा? 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या होगा? y1 2, y माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? -1, सॉरी ये 2 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा, सॉरी। तो y माइनस 2 अपॉन y2 -1, -2, -3 हो जाएगा ये, इक्वल टू z माइनस z1, z1 क्या है आपका? 1 अपॉन 3 -1, 2। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस सोल्यूशन को समझे होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालनी है।
काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप 2 मार्क्स निकाल सकते हो। पर अभी मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वादा करके जाइए यहाँ पे कि अगली बार से कहीं भी मेरे को क्वेश्चन दिख जाए किसका, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो मैं गलती नहीं करूँगा। इसी को बोलते हैं रिविजन। आपने एक बार चीज़ पढ़ी ना, उसको बस पकड़ लो बात को, उसको अगली बार गलती 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी से उसको कहीं भी दिख जाए ना तो बोल देना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x - x1 अपॉन a y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c, और a b c क्या होता है DRS। तो हम लोग इसी के साथ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द लाइन आर बार इज, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ना है, कोई घाई नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द लाइन आर बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, वो क्या है? पैरेलल है टू द प्लेन। ये प्लेन की कोई इक्वेशन दी हुई है, ये लाइन की कोई इक्वेशन दी हुई है। अब लाइन की इक्वेशन आपको मैं याद कराऊँ तो लाइन की इक्वेशन होती है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स पी बार। उसमें ए बार क्या होता है? जो लाइन के ऊपर पॉइंट होता है। अभी से याद रखना, कोई भी अगर लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में पूछे तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। बी बार क्या होता है? बी वेक्टर वो होता है जो उसी लाइन को पैरेलल होता है। बी वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर होता है जो उसी लाइन को पैरेलल होता है। और ये क्या बोल रहा है? ये जो लाइन है ये पैरेलल किसको है? एक प्लेन को है, एक प्लेन के पैरेलल है, और वो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो इसके लिए हम लोग को प्लेन की इक्वेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, प्लेन की इक्वेशन 2 होती है। प्लेन, समझो ये एक प्लेन है, उसको एक परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या? प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर बार से। तो पहली वेक्टर की इक्वेशन अभी से याद रखना भैया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ की। तो पीडीएफ ओपन करके बाद में ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में सारे फिर से रिवाइज कर लेना। और इस कॉन्सेप्ट जो भी आज पढ़े सेक्शन ए के, उसके बाद सेक्शन बी के अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, सेक्शन सी के, इसी के साथ पूरा मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। तो आप लोग को क्या करना है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज दिमाग में बिठा के, तो मैं इसके पीडीएफ भी दूंगा आपको, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भैया ये कोई प्लेन है, उसको क्या है? परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर है, तो उसको एन बार से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। एन कैप मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। एन कैप मतलब क्या? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। वैसे ही दूसरी वेक्टर इक्वेशन होती है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। अब देखो, जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी हुई थी तो वो कैसे थी? आर बार डॉट, कैसे दिखती है वो इक्वेशन? आर बार डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप इज इक्वल्स टू 10। और जो अब देखो, जो लाइन, अब क्या बोला था आपको? ये जो लाइन है ये प्लेन के पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो बी वेक्टर क्या होता है? लाइन को पैरेलल होता है, तो ये इस वेक्टर को भी तो पैरेलल होगी ये प्लेन। तो कौन से वेक्टर को पैरेलल होगी? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप को। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन किसको पैरेलल होगी? 2i कैप प्लस j कैप क्या है? फिर से देख लो भाई, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या है? बी वेक्टर। कौन सा बी वेक्टर? देखो ध्यान से देखो, हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ध्यान से देखोगे तो आर बार जो था प्लेन, ये लाइन का इक्वेशन है, ये किसका? लाइन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, कंफ्यूज नहीं होना। और इसमें जो p होता है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। क्या होता है? सॉरी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। समझे? तो क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये प्लेन का इक्वेशन है और ये किसका? बी बार क्या होता है? जो लाइन को पैरेलल होता है। अब अपने को क्या बोला था? ये लाइन इस प्लेन को पैरेलल है। अगर ये लाइन इस प्लेन को पैरेलल है तो ये बी वेक्टर को भी तो पैरेलल होगी ये प्लेन, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल है। तो हमको बी वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर क्या गिवन है? ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो ध्यान से देखना, अब नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब ये क्या होगा? ये वाला जो पार्ट दिख रहा है
ये होगा नॉर्मल वेक्टर। कैसे पता चला? देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। अब ए बार डॉट एन बार का कोई भी आंसर होगा वो क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, कोई स्केलर होगा ना, वेक्टर तो नहीं होगा। तो देखो ये कोई स्केलर नंबर आ गया ए बार डॉट एन बार, और ये आर बार डॉट लिखा है तो ये पक्का एन बार होगा। तो आपको बस ये दिख जाना चाहिए, आपको ये देखना आ गया ना, तो ये बात बन जाएगी। 2-3 क्वेश्चन और आगे सॉल्व हो जाएंगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी, अगर नहीं समझा तो। पर ध्यान से देखो, नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, एक बार देख तो करी, समझने की कोशिश कर, फिर से समझने की, वीडियो को फिर से देखना पहले, ये वाले कॉन्सेप्ट को समझ पहले। तो देख ये क्या होगा भैया, एन बार होगा, क्यों, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया, ये नॉर्मल वेक्टर है। और ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये क्या है, पैरेलल, जो ये वेक्टर है। और कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच की आपको एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भैया, 0। कोई भी दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर बोल दे तो आपको पता होना चाहिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो अगर हम लोग बी बार क्या है, जो प्लेन के पैरेलल था, और नॉर्मल वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो, क्या क्या चीज़ याद रखनी है, मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा कॉन्सेप्ट को, पर ध्यान से देखो तो आप ये बात को पकड़ पाए हो कि नहीं पकड़ पाए हो। तो जो भी टाइम है ना, आप मुझे ये जो भी इस वीडियो पे अभी जो टाइम स्टैम्प चल रहा है वो टाइम स्टैम्प लेके नीचे कमेंट करो अभी के अभी, वीडियो को पॉज करके, कि आपको समझ रहा है ये बात, क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये समझ में आना चाहिए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, तो मैं मुझे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो बी बार होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब देखो बी बार क्या होगा आपका, बी बार दे के रखा है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं, आई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जे के कंपोनेंट के मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आप फिर निकाल दो वैल्यू। तो जैसे देखो 2 3 6 प्लस 2 1 2, डॉट प्रोडक्ट तो सबको करने आता होगा, प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया भैया, 6 + 2 8 + 2m इज इक्वल्स टू 0। तो m कितना आ गया भैया, -4। देखते हैं ऑप्शन में कहीं है कि नहीं, m -4 कहीं पे भी नहीं है, तो हम लोग ने कुछ तो गलती कर डाली है लगता है। क्या गलती कर दी हम लोग ने, 6 + 2 8, 2 3 6 -2, अच्छा हाँ सॉरी, देखो ये -2 था, मैंने गलती कर दी। 6 - 2 + 2m इज इक्वल्स टू, तो ये 4 + 2m हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -2, ठीक है। देखो ऐसे आप सिली मिस्टेक एग्जाम में करोगे तो आपको गड़बड़ हो सकती है, समझे। देखो -2 × 1, ये क्या था, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, तो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 था, तो मैंने इसको +2 मान के मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। तो आप लोग देखना, देखो -2 × 1 -2, और मैंने क्या लिख दिया, +2। इसके लिए सिली मिस्टेक्स के कारण मेरे भी मार्क्स कटे थे बहुत सारे, तो आप लोग ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी 5th क्वेश्चन पे जाते हैं। 5th क्वेश्चन ये कंटिन्यूटी का, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको कट करते। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 6th क्वेश्चन, ये तो हमारे गेयर की खेती है, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगता। ये है मैथ्स 2। मैथ्स 2 काफ़ी इजी होता है मैथ्स 1 से, है ना, मेरे को तो वैसे ही लगता है, आपको कैसा लगता है पता नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। फंक्शन f(x) जो दे के रखा है x⁻⁴, वो मिनिमम कहाँ पे होगा। अब मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मुझे कुछ याद आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके तो सिलेबस ही कम हो गया है, बस अब मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करना होता है, f'(x) निकालना होता है, बस और कुछ नहीं। चलो अच्छे से बता दूँ, चलो बता देता हूँ आपके लिए। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7th क्वेश्चन नंबर है शायद से, 7th कि 6th है, 7th है शायद से, या 6th रहेगा पता नहीं। चलो देखते हैं। f(x) क्या देके रखा है आपको, x⁻⁴, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको बस एक ही कहता है, तुम तो भैया f'(x) निकाल दो। f'(x) कैसे लेते हैं, फंक्शन रेज टू फंक्शन। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। कभी भी जिंदगी में आपको x क्या है, कोई एक फंक्शन, उसके रेज टू x फंक्शन रेज टू फंक्शन दिख जाए ना, तो क्या कर देना, हमेशा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर देना। क्या कर देना भैया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो भैया क्या कर दूंगा, अगर समझो ये y है, f(x) को मैं लिख देता हूँ, एक y लिख देता हूँ, चलो। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू x,
log x रेज टू x, वैसे मैंने तो ये क्वेश्चन बहुत फटाक से कर लिया होता, पर आपको एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है तो आप घबराइए नहीं, टाइम जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रही है, बहुत कॉन्सेप्ट समझा रहा हो, तो आप लोग वीडियो को इंटू 2 की स्पीड में देख करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी तो ठीक है। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है ना, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। 11th की ये बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? लॉग ऑफ a रेज टू n, तो उसको आप लिख सकते हो n log a। क्या लिख सकते हो? n log a। याद रखना लॉग की प्रॉपर्टी है। कोई भी लॉग के अंदर कोई a मतलब मान लो ये x है, x के ऊपर x है, तो वो है ना n log a हो जाता है, मतलब ये नीचे आ जाता है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात। तो log y इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? x log x। अब क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या कर दो? डिफरेंशिएट। पहले मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले मैंने क्या किया? लॉग लिया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है। जब भी कभी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए sin x रेज टू x, कैसे दिख जाए? sin x रेज टू x दिख जाए, या मान लो x रेज टू x दिख जाए, या cos x की पावर sin x दिख जाए, मतलब क्या दिख रहा है? ये फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो जब फंक्शन रेज टू फंक्शन हो तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बस सीधी बात है, डिफरेंशिएट करना आता है, हम स्कॉलर है तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लॉग y का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन y। लॉग x का क्या होता है? 1 अपॉन x इनटू चेन रूल लगाऊंगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, x log x को u v रूल लगाते ही नहीं है, कुछ अपने ही काम कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझा? तो u इंटू वी रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा? u v रूल पता है सबको, x को छोड़ दो तो log x को डिफरेंशिएट कर दो, अगर log x को छोड़ दो तो भैया x को डिफरेंशिएट कर दो। समझेगा? समझे होगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो x ने x को मार दिया तो ये बचा, y ऊपर जाएगा तो dy बाई dx आपका क्या हो गया? y क्या है आपका? fx क्या था? y। fx मतलब y होता है। y क्या था? x रेज टू x। तो y को मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? x रेज टू x 1 प्लस log x। मेरे ख्याल से आपको इतने स्टेप समझी होगी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन काफी आसान होता है, इसमें मेरे को मत बोलना भाई ये मेरे इजी चैप्टर्स थे बहुत। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये तो इजी है। इनके लिए क्या, वो वेक्टर में फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, इसमें क्या फॉर्मूले है? समझे? डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला। कभी भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ जाए, क्या कर दो? एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ जाए, आपको पहले डिफरेंशिएट कर दो कोई भी फंक्शन को। अब डिफरेंशिएट, अब मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो क्या करना पड़ता है? डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दो? जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब याद रखना है एक्स रेज टू एक्स तो है ना, इसके नीचे चले जाएगा, तो x रेज टू x तो 0 बाय 0, तो 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या आ गया? 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0। तो लॉग x इक्वल टू कितना आ गया? अभी सॉल्व करो तो -1 आ गया। अच्छा, अब लॉग x इक्वल टू -1, तो अभी x कितना होगा? अब ध्यान से देखना मैं जो करूंगा, कुछ भी नहीं होता ना लॉग के नीचे, तो एक बंदा होता है, क्या होता है उसका नाम? ई होता है। जब लॉग के नीचे कुछ नहीं होता ना बेस में, तो ई होता है। तो अब कैसे करते हैं? लोग इसको डंडा मारो, x को इधर ही रहने दो, e को भेज दो उधर, e रेज टू -1। तो x क्या आ गया? 1 बाय, सॉरी ये क्या दब रहा है, x क्या आ गया आपका? 1 बाय e। तो आपको एक ही वैल्यू मिली है, तो यही पक्का मिनिमम होगी, मैक्सिमम क्या मैक्सिमम जो भी होगी यही होगी वैल्यू। तो ये फंक्शन x रेज टू x इज मिनिमम एट, यही होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन दिख रहा है। तो यही एक ही वैल्यू मिल रही है आपको, 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो इतना याद रखना, मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या करना है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या करना है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। फिर जो भी x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं करा। क्यों करूँ? एक ही वैल्यू है, किसको चेक करूंगा? और ये पक्का आप करोगे तो भी <0 ही आएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम में सब जगह आपको एमसीक्यू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं होती। सेकंड डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन में काम हो जाता है, समझा? अगर एक ही वैल्यू है तो वही होगा जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन है। जेई मेंस और एमएसटी सीटी में ऐसी गलती मत करना, सारे चेक कर लेना, ठीक है? उधर ट्रिक ही होते हैं क्वेश्चन, इसमें बोर्ड में पक्का यही होता है। तो अगर आपको चाहिए तो चेक कर लेना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अभी इंटीग्रेशन का घटिया सा क्वेश्चन सब, मैं तो ये वो उसके लिए पेज भी यूज नहीं करने वाला हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का
4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल में। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू 4/4। अरे याद है कि नहीं, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस n+1 ऊपर है, नीचे नहीं, अपॉन n+1 प्लस सी। याद है कि नहीं, याद है, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतना भी घटिया हमको मत समझो भाई, ठीक है। तो अब के क्या करेगा, x के अंदर चले जाएगा। अगर k x के अंदर चला गया और माइनस फिर 0 जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4k⁴ इंटू 16, ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो k कितना हो जाएगा आपका 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा P। तो इसी के साथ आपके सारे एमसीक्यू हो चुके हैं। सेक्शन 1 एक क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन करा है, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगा होगा। अगर जिसको प्रैक्टिस करने वो लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके, और जिनको अच्छे से पढ़ना हो तो मैंने सारे एमसीक्यू देखो सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब सेक्शन ए कंप्लीट करना है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ जो कि 16 मार्क्स का था। वैसे देखा मैंने एमसीक्यू काफ़ी ईजी थे, आपको आते हैं तो इसी के साथ रिवीजन भी हो चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं सेक्शन ए। तो अब देखो पहला क्वेश्चन है डुअल जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको कट कर दो। अब सेकंड क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन। क्या है जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन का शायद आपको डिलीट कर दिए, प्रूफ्स डिलीट कर दिए, मुझे इतना याद नहीं आपको पूरी ये भी डिलीट किया है कि नहीं किया है, पर मैं करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, करा देता हूँ। अगर डिलीट किया होगा तो आप देख लेना। सेकंड वाले का मेरे को शायद लग रहा है ऐसा क्वेश्चन, पर प्रूफ्स डिलीट कर दिए सारे। तो चलो जनरल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, काफ़ी ईजी है। चलो कौन सा है, तो अभी आपका देखो सेक्शन ए ही चल रहा है, तो आपको ऐसे लिखना है बोर्ड में, आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालना है। क्वेश्चन नंबर का आपको कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका फिर आंसर स्टार्ट करना है। तो आपको क्या बोल रहा है, जनरल सोल्यूशन ऑफ, निकालो किसका, tan 2x = 0। अब आपने अगर पता हो आपको sin x 0 हो या tan x 0 हो, तो इनका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है x = n⁻। क्या होता है, हमेशा याद रखना, x = n⁻। मतलब ये कोई भी इंटीजर, वहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है, ये भी पता होना चाहिए। n बिलोंग्स टू z मतलब n इंटीजर होता है। तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो tan x और sin x क्या होते हैं, वहाँ पे 0 होते हैं। तो जनरल सोल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है। सिंस tan 2x = 0, देन क्या लिखोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बस कुछ नहीं लिखना, tan 2x = क्या लिखोगे इसको, therefore tan 2x = tan 0। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मेथड से सॉल्व करना, मेरे को मेथड से सॉल्व करना आपको लिखना आता है बड़ा चढ़ा के, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होगा। कुछ नहीं, tan 2x = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, n⁻ हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, n⁻/2 हो जाएगा। तो x = n⁻/2 इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 2x = ऐसा आप लिख सकते हो आप अच्छे से। तो आप इसको बड़ा चढ़ा के लिख देना, 3 से 4 लाइन में ही लिख देना, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी मत लिखना, मतलब 3-4 लाइन बस, एक, क्योंकि ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लाइन में भी आ जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, पर आपको 2 से 3 लाइन में थोड़ा खुला और अच्छे से लिखना है, इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ, और ये दिखाना है tan 2x = 0 मतलब x = 2x, जो x होगा वो क्या होगा, n⁻ होगा। तो इधर x की जगह पे क्या था, 2x था, तो उसको n⁻ लिखते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत लघु होते हैं। डिफरेंस नहीं है, ये गलत है, डिफरेंशिएट है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बोर्ड में सही आया था, इधर इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक करी है। तो क्या ये डिफरेंशिएट sin of x² + x विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मैं बोल रहा हूँ। क्या करना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, sin of x² + x को किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, x के साथ डिफरेंशिएट करना है। कोई बड़ी बात है क्या? अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एक फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना। हमारे जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है वो सारे x के साथ ही डिफरेंशिएट होते हैं, dy/dx। तो समझो हम लोग y को क्या मान लेते हैं, sin of x² + x। अब आप लोग क्या है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे एक स्टेप में, नहीं, एग्जाम में थोड़ा दिखाना पड़ेगा, बोर्ड की एग्जाम है। तो dy/dx = पहले ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ sin of x² + x लिख दो ऐसे, और ऐसे कर दो। ऐसे स्टेप थोड़े बड़ा चढ़ा के लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा कि कुछ तो आता है भाई को, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, चेन रूल लगेगा, cos of
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो उसके अंदर फंक्शन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चेन रूल पता है ना, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा, प्लस उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, बस। therefore dy by dx is equals to cos x square plus x on 2x plus 1, ये करेक्ट आंसर होगा। आप इसको बॉक्स में डालना चाहो तो बॉक्स में डाल देना, कुछ नहीं डालना चाहो तो कुछ मत डालना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतने देखो इजी क्वेश्चन है कि नहीं, एक मार्क के। अब बोल रहा है x, ये भी शायद मुझे पता नहीं है आपके बोर्ड्स में है कि नहीं, आपके सिलेबस में, एक बार चेक कर लेना इसको भी। तो ये है, इसका क्वेश्चन है किसका, लास्ट चैप्टर होता है आपका बर्नौलीज वाला, बर्नौलीज वाला ही है कि हाँ बर्नौलीज वाला ही है। तो ये बर्नौलीज का क्वेश्चन है, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसका क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बोला है x टेंड्स टू बी, n और p की वैल्यू, ये कुछ नहीं, इसमें n की वैल्यू देके रखी है, ex की वैल्यू देके रखी है। तो आपको ex क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। ex इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू पी। p क्या होता है उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, समझा। p होता है सक्सेस होता है, n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो ex आपको देके रखा है, कितने इजी क्वेश्चन, देखो ex देके रखा है 5, n क्या देके रखा है आपको, सॉरी n क्या देके रखा है, कहाँ घूम गया, n कहाँ देके रखा है, 10। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या आपको, p की वैल्यू बताओ। देखो आपको n 10 देके रखा है और p की वैल्यू पूछ रहा है, तो p हो गया आपका 1/2, खत्म। अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन में q पूछ लेता तो याद रखना p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है और p प्लस q हमेशा 1 होता है, तो q क्या हो जाता है, 1 माइनस p। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको q पूछ लेता तो q भी कितना होता है, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया q। तो कितना इजी क्वेश्चन, देखो ex इज इक्वल टू np। देयरफॉर आपको पहले आप लोग इस तरीके से जो मैथ तरीके से लिख रहा हूँ मैं, आपको बस समझा तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, वो बड़ा छटा के लिखना तो आप वो खुद कर सकते हो, आपको इतना जुगाड़ तो है, 10th का बोर्ड दिया हुआ तो गिवन लिख देना, n ये दिया हुआ है, p ये दिया हुआ है। तो इसी के साथ आपका पूरा सेक्शन एक कंप्लीट हो चुका है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं इसमें, और ये मैं सारा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको सारा रिवाइज कर देना। और फिर मैं इसके अगली वीडियो लेकर के आऊँगा सेक्शन B की। तो मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और भी ऐसे सेक्शन B के सॉल्व करने के, सेक्शन C सॉल्व करने के लिए, सेक्शन D सॉल्व करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे उत्साह बढ़ेगा मेरे को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि आपको कैसे लगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जो दोस्त स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी मेरी रिवीजन ऑफ चैप्टर थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करना। और मुझे ये भी चीज़ कमेंट करना कि आप लोग अभी क्या कर, आप लोग का आगे का प्लान क्या, आप जेई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप MHT CT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप आगे चल के BSc के लिए जाना चाहते हो। तो ये भी कमेंट करना, मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरीके से, आपके लिए क्या क्या मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं, बाय।